कोर्ट की शक्तियां नहीं है, वो ऐसे बालक के बारे में क्या करेगा, इमीडिएट उसको बोर्ड के पास से भेज देगा। खुद भी उसको डिटरमिन कर सकता है कि साहब उसकी एज कितनी है, और क्या कर सकता है, इसके द्वारा दिया गया कोई आदेश निष्क्रिय हो जाएगा, जिसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसके बावजूद कि साहब बाद में जाकर पता चला कि वो उसकी उम्र है ना 18 साल से कम थी। चीजें और पॉक्सो हाँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हो तो प्रीवियस कौन सा करेगा? स्पेशल लॉ देखो इनकी कॉन्ट्राडिक्शन की लिमिट्स कहाँ आएगी, पहले तो मुझे ये बताओ। सजा देने में शायद नहीं भाई देखो, पोक्सो में तो एक ऐसा आदमी है जिसके 18 साल से ज्यादा उम्र है, आदमी या महिला या पुरुष, वो ऑफेंस कर रहा है। इसमें वो ऑफेंस कौन कर रहा है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा। ठीक है, तो यदि 18 साल से कम उम्र का बच्चा ऑफेंस कर दिया, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ में, दोनों ही बच्चे थे मतलब ऐसे। हाँ ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि ना यदि वो पोक्सो का ऑफेंस कर रहा है तो ट्रायल तो उसकी इसी में होगी। 16 से 18 का है, 16 से 18 का हीनेस है, यदि अपन ऑफेंस हीनेस की बात करें। एज डिटर्मिनेशन उसका नहीं हो पा रहा है, उसके पास एज से रिलेटेड नहीं। ठीक है, एक बार सीधा गाय जाएंगे स्पेशल कोर्ट के पास में। ठीक है, यहाँ उसमें 34 का 2 कह रहा है, एक बार अगर स्पेशल कोर्ट एज डिटरमाइन कर लेता है तो उसके ऑर्डर को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जे कह रहा है कि वो फाइनल डिस्पोजल के बाद भी रेस कर सकता है, मैं उस टाइम जुवेनिल था। ठीक है, तो वो रेस कर सकता है, नहीं कर सकता। पर जेजे कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट पे नहीं, कि सेक्शन नंबर 9 मजिस्ट्रेट के द्वारा फॉलो की जाने वाले प्रोसीजर नहीं है, वो तो है कोर्ट ऑफ सेशन। यदि मैं स्पेशल कोर्ट की बात कर रहा हूँ तो ये जेजे कोर्ट की बात है कि साहब जेजे कोर्ट की नहीं, सॉरी मजिस्ट्रेट की कोर्ट है। और उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि साहब है ना, यदि बच्चे की उम्र कम हो जाती है फाइनल, उस टाइम उसके पास कुछ नहीं था। हाँ, और बाद में पता चला कि वो बच्चा बाद में था। पता चला ना भाई उस टाइम उसका एडमिशन हुआ था कहीं पे भी। ठीक है, तो वो आदेश है वो इनवैलिड तो नहीं हो जाएगा, पर उसकी फिर ट्रायल कहाँ हो जाएगी फिर वापस से? फाइनल डिस्पोजल भी हो गया मैडम। हाँ, तो फिर वापस चैलेंज कर रहा है भाई देखो, फाइनल डिस्पोज भी कर दिया उसको, सजा दे दी, सजा भी दे दी, बाद में पता चला बच्चा है, बच्चा है। तो फिर उसकी जेजे से वापस से ट्रायल होगी। तो यहाँ पे आदेश तो इनवैलिड होगा नहीं। इस बेस पे अगर सामने वाले होते साहब तो यही कहेंगे स्पेशल कोर्ट दे दिया, जो दे दिया आदेश। ठीक है, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, अब प्रीवियस कौन करेगा? मेरे कहने का। हाँ नहीं आपकी, तो अब आप बताओ, आपके हिसाब से कहीं पढ़ा आपने ये? मैं तो पढ़ रहा था तो फिर दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। अगर ऐसे देखे तो बेनिफिट ऑफ डाउट है एक्यूज के इसके चाइल्ड के फेवर में, तब फिर इसकी ट्रायल। देखो भाई, ओवरऑल जजेस जो एक्ट है ये क्या बात बता रहा है बच्चे के फेवर में? भाई वो जो आदेश है वो इनवैलिड तो नहीं होगा, मगर उसकी जजे के द्वारा ट्रायल किया जाना को भी तो मना नहीं कर रहा है लोग। ओवरऑल करके फिर उसको बच्चे की तरह ट्रीट करके मैक्सिमम, अच्छा जमानत के प्रोविजंस भी हो जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, पर मान लो कि साहब उसका आदेश तो इनवैलिड नहीं होगा, वो किस सूरत में कह रहे हैं कि साहब अपने स्पेशल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया उसे, और कोर्ट ने उसकी उम्र उस समय 18 साल से ज्यादा मानकर जमानत नहीं दी, जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए था, 18 साल से कम में तो उसको जमानत मिलनी चाहिए थी। तो ऐसी स्थिति में वो जो बेल का जो ऑर्डर था वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा, वो भी वैलिड ही रहेगा। और अब आप इसके द्वारा ट्रायल कर लो, वो इसके द्वारा या तो चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा या फिर अपन बोर्ड के द्वारा करें, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, और वापस से ट्रायल इसकी होगी, और सारे के सारे प्रोविजन जो रिहेबिलिटेशन के, चाहे उसको जमानत देने के प्रावधान है, अच्छा उस कोर्ट ने मान लो कि उस कोर्ट ने दे दिया है उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का सेंटेंस, हालांकि 21 साल तक को वो इससे देते नहीं है, पर फिर भी दे दिया, मान लेते डेथ सेंटेंस दे दिया। अब पता चला कि साहब वो ऑफेंस करते वक्त क्या था, बच्चा था। अब आप कह रहे हो कि साहब चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश इनवैलिड तो नहीं होगा, मगर ये कोर्ट क्या कह रहा है, नहीं ये जेजे क्या कह रहा है। अच्छा, फिर बाद में आपका सवाल ओवरऑल ये है कि साहब कॉन्ट्रडिक्शन में क्या स्थिति रहेगी। चलो इसको मैं अपन देखते हैं बाद में, ठीक है। नलिनी कुछ करिए, मतलब जो ना अगर बालक है वो छोटा है तो ये अगर अपन उसके लिए लगा रहे CCL के लिए, ठीक है, तो उसके लिए तो ये वाले ही लग जाएंगे
जे के प्रोविजंस डिटरमाइन नहीं हो रहा है, बालक है नहीं, प्रॉब्लम ये है। और बाद में डिटरमाइन हो रहा है कि भाई अब कि वो बालक था, देखो भाई पहली तो बात वो तो तो ये चैलेंज होगी ना। ये तो है फिर कि मेरे साहब हिसाब से जे प्रिवेल करना भाई जब तक ये ना डिटरमिन नहीं हो रहा है कि साहब वो 18 साल से ज्यादा या कम है, तब तक हम उसको मान के चलेंगे वो 18 साल से कम का है। क्या कह रहे हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट किसके फेवर में होना चाहिए, बच्चे बालक का सर्वोत्तम डायरेक्ट स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया तो जे भेजेगा ही नहीं, सीधे ट्रायल करेगा स्टार्ट। हाँ, तो फिर स्पेशल कोर्ट उसकी एज को डिटरमाइन करते हुए वापस बोर्ड भेज देगी। एज डिटरमाइन कर दी उसने, मतलब स्पेशल कोर्ट अच्छा, स्पेशल कोर्ट ने खुद ने एज डिटरमाइन कर दी, फिर 18 साल से ज्यादा डिटरमाइन कर दी उसने। अब हाँ। जे के पास तो आया ही नहीं केस। तो बाद में अगर किसी तो जे में लिखा हुआ ना, बाद में किसी भी प्रकरण पर पता चल रहा है तो वापस उसको हाँ। अपन कर सकते हैं चैलेंज, तो वापस चैलेंज मैं करके तो फिर जे वही तो में कह रहा हूँ। हाँ तो फिर तो JJ JJ में prevail कर रहा है अभी हाँ, फिर जे प्रिवेल कर रहा तो है। यहाँ फोक्सो में लिखा हुआ है ये डिटरमाइन होने के बाद चैलेंज नहीं करेगा, इनवैलिड नहीं होगा आदेश, साफ लिखा हुआ है। तो पर ये फिर जे में फिर अपील कर सकता है ना वो। हाँ फिर अपील करके उसकी एज डिटरमाइन करके फिर अपीलेट कोर्ट उसको वापस से भेज देगी। ट्रायल में ही नहीं रेस कर सकता तो अपील में कैसे करेगा? अपील में वो पॉइंट ही वही रखेगा ना सर कि एज डिटरमाइन गलत। एक मिनट बॉक्स दो तो मुझे। सर यहाँ पे मतलब बालक के द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय के द्वारा आयु का उदाहरण करने के मामले में जहाँ की सदी में कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है, वहाँ ऐसे बालक पर किशोर न्याय संरक्षण के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। नंबर एक बात हो गया, बालक के द्वारा किया जा रहा है तो जे एक्ट हो गया। यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं है, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात किया जाएगा और वह ऐसे अवधारणाओं के लिए उसके कारणों को लिखित करेगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन कर रहा है। विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल पश्चातवर्ती सबूत के कारण अविद्यमान नहीं समझा जाएगा कि उपधारा 2 के अधीन उसके द्वारा अवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी। ये फाइनल डिस्पोज ऑफ की बात नहीं कर रहा है, विशेष न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की किसी भी ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि साहब एज डिटरमाइन कर दी। हाँ, और उसके बाद में प्रोसीडिंग चल रही है, अभी तक फाइनल वो नहीं हुआ है। तो और कोई भी ऑर्डर कोई है ना इनवैलिड नहीं बता रहा है कि कोई ऑर्डर वही जो जैसे कि अभी अपन जमानत का बता रहे हैं कि साहब उसने ट्रायल कैसे किया था, अडल्ट मानते हुए जमानत नहीं दी, बाद में पता चला कि वो चाइल्ड है, तो फिर वो जो ऑर्डर है ना वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा, वो ऑर्डर तो एक्सिस्टेंस में रहेगा, पर इसकी कार्यवाही किसको भेज देंगे, जज को भेज देंगे। आप कह रहे हो फाइनल डिस्पोज ऑफ हो जाता है, फिर इसमें कोई सेविंग्स का प्रोविजन नहीं है क्या? यार फाइनल डिस्पोज ऑफ हो सकता है क्या? ट्रायल तो खतरनाक जल्दी फोक्सो हो भी जाए। ट्रायल तो खतरनाक चलती है। आपने सर एक केस बताया था सर कि अगर आगे जाके उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि मैं कल बचा था, तो फिर तो देखा जाए तो सर जे भाई देखो सवाल तो ये है कि मान लो अच्छा अब अभी अपन लॉ की बात नहीं कर रहे, अपन व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि मान लो कोर्ट ऑफ सेशन या फिर चिल्ड्रन कोर्ट है, उसको अपन को कन्विक्ट भी कर देंगे और फिर बाद में हमारे पास में ऐसा कोई ग्राउंड आ गया जिसमें हमें पता चल रहा है कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तो सेम कोर्ट में सेटिस्फाइड करने के लिए तो एप्लीकेशन लगेगी नहीं उस ऑर्डर को, या तो मैं रिविजन करवा सकता हूँ या अपील करवा सकता हूँ। क्या चैलेंज किया जाएगा कि साहब जो ट्रायल थी वो ट्रायल भी क्या थी, ठीक नहीं थी, अतः नीचे वाले कोर्ट का आदेश को सेटिस्फाइड करो और ट्रायल किसको भेजनी है हमें, जज को। तो फिर बाद में 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो फिर वही प्रिवेल करेगा ओवरऑल करके। तो नलिनी को क्या प्रोविजन मिला है? ये तो ऐसे नंबर 42 में ओवरराइडिंग इफेक्ट है ना पॉक्सो का। पॉक्सो का 42 क्या कह रहे हैं? 42 के 46 कौन सा है? कठिनाई दूर करने वाला नहीं पॉक्सो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। नहीं वो तो अल्टरनेटिव पनिशमेंट है कि नहीं जिसमें उसके पीछे 42 42 ए 43 42 ए भी है, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर, और 43 है पब्लिक अवेयरनेस है, नियम Derogation वाला है ना। अल्प करने में मानी जाएगी एक ही बात है।
हाँ 42A। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। इस अधिनियम ये तो के ये बोल- उपबंध तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उल्टा उपबंध के समय। अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में, और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा। और आपने यहाँ पर लिखा है DV36। सेम बात है उसमें भी। उसमें भी ऐसी कोई ऐसे कुछ बात है। है भाई मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में। हाँ, तो ये तो बस क्या लिखा हुआ है कि साहब दूसरे लॉज कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर इफेक्टिव प्रोविजन नहीं डालेगा जब तक कि उसके अलग से प्रोविजन है, इसके अलग से प्रोविजन है, तो अलग अलग बातें माने। तो अभी एक बार अपन उस बात को खत्म करते हैं, चैलेंज हो जाएगा, अपील हो जाएगी, फिर वापस जेजे पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल करके जेजे हमें ये कह रहा है कि बच्चा जिसकी अपराध करते समय 18 साल से कम की उम्र है तो उसकी ट्रायल जेजे पे होगी, चाहे आज वो 24 साल का भी क्यों नहीं हो गया। हाँ यश, क्या हुआ, किस बात की हंसी आ रही बेटा? जिसके साथ विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी कैसे होगी साहब? गिरफ्तारी जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले अधिकथित बालक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तभी ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस यूनिट या फिर अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो बालक को अविलंब किंतु उस स्थान से जहां की ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई है यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करेगा। जैसे ही पता चला इस बच्चे के द्वारा इसी तरह का काम किया गया है, तो पुलिस पकड़ के क्या कर देगी साहब, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर बोर्ड के समक्ष प्रोड्यूस कर। और यदि बोर्ड गठित नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है, बोर्ड के किसी भी एक मेंबर के सामने प्रोड्यूस किया जा सकता है। किसी भी दशा में उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को हवालात में या जेल में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। सेक्शन 11, ऐसे व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है। ऐसे व्यक्ति जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है, जब आदेश परिवर्तन में हो, उक्त बालक की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी कि मानो उक्त व्यक्ति का बालक का माता पिता था और बालक के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी था। इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर देना। केवल ऐसा पूछा जा सकता है कि साहब जिस आदमी के प्रभार में ऐसा बच्चा था, तो ऐसे आदमी का क्या कर्तव्य है। उस आदमी की ड्यूटी ऐसी है जैसे कि वो उसका माता पिता है, जैसा कि वो उसको मेंटेनेंस करने के चार्ज उसके पास में। सेक्शन 12, ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है। तो बोर्ड क्या करेगी साहब, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अमूमन क्या करेगी, जमानत दे देगी कि साहब चलो ठीक है साहब जमानत पर ले जाओ, जब तक कि हम लोग इसके बारे में इंक्वायरी नहीं कर लेते। और इसके साथ साथ में क्या आदेश देगी बोर्ड, या तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को या फिर चाइल्ड पुलिस यूनिट को एक आदेश देगी कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के हमको प्रोड्यूस करें। क्या चीज, चार्जशीट नहीं होगी इसमें, केवल सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही है, जिसको अपन कह रहे हैं सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के साथ बच्चे का इसके पहले का क्या क्या हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है क्या जिसमें पुलिस ने बोर्ड उसको जमानत दिए जाने से मना कर सकती है? हाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति है। कब कब एंड ऑफ जस्टिस है, डेंजरस है कि साहब ऐसे बच्चे में या फिर ऐसा बच्चा जिसको कि अपराध करते हुए पाया गया है, वो आदमियों की गैंग के अंदर है, और यदि उसे जमानत पर छोड़ दिया तो वो आदमियों की जो गैंग है उसको मार मार के उसका पापड़ बना देगी, या फिर उसको वापस से उसी काम में डाल देगी जिस काम में उसको इस्तेमाल किए जाते लगा था। मतलब बच्चे को कब पकड़ा कि किसी गैंग से ना बच्चों से वो करवाया जा रहा था, अफीम ड्रग्स वगैरह की सप्लाई वगैरह की जा रही थी, और यदि अपन इसको जमानत पर छोड़ा तो वापस से वो आदमी उसको अपने उसके ऊपर ले लेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है सेक्शन नंबर 12 का। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो दृश्यमान रूप से एक बालक है, लगने से ऐसा लग रहा है कि वह बालक है, और जिसने अभिकथित जमानती या अजमानती अपराध किया है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, या बोर्ड के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है,
तब दंड प्रक्रिया संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के किसी भी बात के होते हुए ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रतिभूत सहित और प्रतिभूत रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इंग्लिश में लिख रखा होगा शेल रिलीज ऑन बेल। द पुलिस बोर्ड such person shall notwithstanding anything contained in this code, criminal procedure code, or in any other law for the time being in force, be released on bail. Shall be released on bail. जमानत पर छोड़ा जाएगा या उसे किसी पर्यवेक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण अधीन या किसी भी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा। आगे क्या लिखा प्रोवाइजो में? ये वही प्रोवाइजो है जो कि मेंस के इंपोर्टेंट, मेंस के या फिर प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है कि साहब किस आधार पर बालक को जमानत दिए जाने से मना किया जा सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को तब इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा जब यह विश्वास करने के रीजनेबल ग्राउंड होते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने पर यह संभावना है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा। मतलब एक कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो उसके साथ उठबैठ कर रहा है, या उक्त व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा आधार। तीसरा, उस व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। 3 ग्राउंड से क्वेश्चन आ सकता है किस आधार पर जमानत दिए जाने से मना कर सकता है। नंबर 1, ज्ञात अपराधी से होगा उसका संसर्ग। नंबर 2, नैतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा। नंबर 3, न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। नंबर 4, उपरोक्त सभी। या तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए ऐसा, या फिर मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि सेक्शन नंबर 12 में बच्चे को बेल पर रिलीज किए जाने से बोर्ड के द्वारा कब मना किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं मैं। जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के बारसातक अधिकारी के द्वारा उपधारा 1 के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है। देखो जमानत पर कौन कौन छोड़ रहा है? कोर्ट। भाई वैसे बेल कौन कौन दे सकती है? क्या पुलिस भी दे सकती है बेल? बेलेबल ऑफेंस है तो होगा। तो क्या करा है? जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के बारसातक अधिकारी के द्वारा उपधारा 1 के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है। अच्छा, जमानत पर छोड़ने की बात क्यों कर रहा है पुलिस? कैसा आप कल आ जाना, कल तुझे बोर्ड के समक्ष प्रोड्यूस कर देंगे यदि वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है तो, है ना। जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से जो विहित की जाएगी कहां डालेगा? संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में केवल तब तक के लिए रखा जाएगा जब तक कि व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष नहीं लाया जाता है। भाई यदि मैंने किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, तब तक मैं उसको कहां रखूंगा? यदि कोई एडल्ट आदमी होता तो जेल में रखता, कारावास में रखता, थाने में बिठा देता, और यदि कोई बच्चा है तो संप्रेषण गृह में या फिर सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। जब ऐसा व्यक्ति बोर्ड के द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है, किस आधार पर जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा? अभी अपन ने 3 ग्राउंड बोले हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी कालावधि लिए जाने के आदेश के विनिर्देश की जाए, उसे यथास्थिति संप्रेषण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा। ये भाई कौन सी बात हो गई है ये? जैसे कि अपन किसी भी मैटर को मैजिस्ट्रेट के द्वारा अपन कमिट करते हैं, तो कमिट के दौरान अपन उसको कौन सी कस्टडी में भेज देते हैं? कमिटल कस्टडी। और या फिर जमानत पर नहीं छोड़ते तो फिर उसको जेसी दे देते हैं, पीसी नहीं देते। तब तक के लिए अपन यदि बच्चे को जमानत पर नहीं दे रहे और उसकी इंक्वायरी करनी बाकी है, तब तक अपन क्या कर रहे हैं? बच्चे को बोर्ड को ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाना है कि साहब इस पर ध्यान रखो कि इसका किस तरह का बच्चा है, आक्रामक रवैया रखता है या नॉर्मल आदमी क्या है। जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत के आदेश के 7 दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा कि साहब पुलिस अधिकारी ने जमानत की शर्तें दी थी कि साहब इसी तरह की बात है, आप क्या करो, प्रतिभू का मतलब गारंटर को प्रोड्यूस करो, और वो 7 दिन के भीतर भी इस तरह के गारंटर को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो फिर पुलिस क्या कर लेगी? उसको बोर्ड के सामने पेश कर देगी। बोर्ड जाने बोर्ड का काम। सेक्शन नंबर 12 कंप्लीट है। क्या है सेक्शन नंबर 12? नलिनी नहीं, नैना कल सेक्शन नंबर 12 से क्वेश्चन पूछूंगा आपको। सेक्शन नंबर 12 को याद कर लेना। 2-12 में किसकी परिभाषा है? बालक की। और सेक्शन नंबर 12 में है बालक की जमानत को दिए जाने वाले प्रावधान। अच्छा सेक्शन है, जमानत पर मिल जाएगी, यदि नहीं मिलती तो उसके ग्राउंड्स यही होंगे। पुलिस नहीं देती है तो फिर उसको बोर्ड के पास में भेज देगी, और 7 दिन के अंदर यदि वो शर्तों को पालन नहीं करती तो फिर बोर्ड के पास में भेज देगी।
माता पिता सुरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला। क्या कर रहे हैं साहब, इस तरह का यदि कोई बच्चा पकड़ा गया, चाहे पुलिस यूनिट के द्वारा है या फिर किसी आम आदमी के द्वारा पुलिस के सामने लेकर आ गया, तो क्या कर रहे हैं, ऐसे बालक के माता पिता या संरक्षक को यदि उनका पता चलता है इत्तिला देगा और उन्हें निर्देश देगा कि उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा। भाई बालक क्या जाने के साहब उसको क्या करना है क्या नहीं करना, तो क्या करेगी पुलिस यूनिट, बच्चे के पेरेंट्स को या बच्चे के गार्जियन को ये इंफॉर्मेशन देगी कि कल अपन बोर्ड के सामने उस बच्चों को पेश करेंगे, तुम भी पेश हो जाना। नंबर 2, परिवीक्षा अधिकारी को या कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को, बाल कल्याण अधिकारी का मतलब हो गया चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, 2 सप्ताह के भीतर, अंडरलाइन करें इसको, 2 सप्ताह के भीतर सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट जिसमें बालक के पूर्ववर्त और कौटुंबिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तार्किक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी जिनके बारे में यह संभाव्य है कि वे जांच करने में बोर्ड के लिए सहायक होगी। तो एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बन रही है, तो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में 3 चीजें हैं, एक जिसमें बालक के पूर्ववर्त का मतलब प्रीवियस कंडक्ट उसका कैसा रहा है, दूसरा कौटुंबिक पृष्ठभूमि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और तीसरा ऐसी कोई भी अन्य बात जो कि बोर्ड के लिए असिस्टिंग फैक्टर प्रोवाइड करवाती है, क्या करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, तैयार करने और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए इत्तिला देगा। कौन इत्तिला दे रहे हैं, पुलिस अधिकारी या फिर नहीं, पुलिस अधिकारी प्रोबेशन ऑफिसर को सूचना दे रहे हैं। नंबर 1 सूचना तो दे रहे हैं उसके माता पिता को, और नंबर 2 सूचना दी जा रही है परिवीक्षा अधिकारी को। परिवीक्षा अधिकारी इस तरह की रिपोर्ट बनाएगा, या तो परिवीक्षा अधिकारी या फिर बाल कल्याण अधिकारी इस तरह की रिपोर्ट बना के बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गई? तो सेक्शन नंबर 12 के जस्ट आगे 13 पर हमने देखा है इंफॉर्मेशन, जहां बालक को जमानत पर छोड़ दिया जाता है वहां बोर्ड के द्वारा परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को इत्तिला दी जाएगी। जहां जमानत पर नहीं छोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर इसके माता पिता ने नहीं, पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दे दी बच्चों वगैरह आ जाओ, और जहां जमानत पर छोड़ा जा रहा है बोर्ड के द्वारा, तो बोर्ड इनके माता पिता को या फिर इसको परिवीक्षा अधिकारी को इन्फॉर्मेशन देगा कि साहब इस तरह की रिपोर्ट तैयार कर दे। 13 क्लियर? सेक्शन नंबर 14, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड के द्वारा जांच। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 को यदि अपन बीच में हटा दें तो 18। क्या करेगा, बालक को लेकर आगे, बालक को अपने साथ घर तो नहीं ले जाएगा, वो 1+3 मेंबर की जो बोर्ड है घर तो नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे, सॉरी 1+2 के जो मेंबर है घर नहीं ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलेगी कि साहब वास्तव में ये बालक है या नहीं है, या फिर क्या किया जाए। सेक्शन नंबर 14, जहां विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। कहां से आया है ये बच्चा, सोसाइटी से, किस आदमी के द्वारा पकड़ा गया था, हो सकता है वो आम आदमी के द्वारा पकड़ा गया हो सकता है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया हो। उस आम आदमी ने पकड़ के भी किसको प्रोड्यूस कर दिया, थाने को। अब यदि वो जमानती ऑफेंस है तो जमानत दे देगी और क्या कहेगी कि साहब इतने दिन के समक्ष बोर्ड के सामने उपस्थित हो जाओ। यदि वो गैर जमानती ऑफेंस है तो उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे, उसके पेरेंट्स को सूचना दे देंगे कि साहब कल इसको बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करेंगे, आप भी प्रोड्यूस हो जाओ। अब क्या होगी ये कार्यवाही, बच्चे के माता पिता, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की रिपोर्ट और पुलिस अधिकारी जो कोई भी है वो सारे के सारे किसके समक्ष मौजूद है, बोर्ड के समक्ष। अब क्या चल रहा है, जहां विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम की धारा 17 और 18 के अधीन ठीक समझे। इंक्वायरी की जा रही है, इंक्वायरी करके कौन सा आदेश दे सकता है, या तो सेक्शन नंबर 17 का आदेश दे सकता है या सेक्शन 18 का आदेश दे सकता है। ये बात कहां लिखी, सेक्शन नंबर 14 के 1 में। सेक्शन 13 में क्या था, इंफॉर्मेशन। सेक्शन 12 में क्या था, जमानत इंफॉर्मेशन, और 14 में बात चल रही बोर्ड के सामने हो गया तो बोर्ड या तो 17 की या 18 की कार्रवाई करेगा। तो अब पहले आ जाओ साहब सेक्शन नंबर 17 पे। 17 की कार्रवाई क्या है, एक बहुत आसान सी कार्रवाई है। विधि का उल्लंघन न करते हुए पाए गए बालक के बारे में आदेश।
जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लाए गए बालक ने कोई अपराध, नहीं भाई बोर्ड क्या क्या मानेगी, या तो उसने अपराध किया या अपराध नहीं किया। तो नहीं किए की स्थिति में क्या होगा, नहीं किया है तो तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड उस प्रभाव का आदेश पारित कर देगी कि साहब इस बच्चे ने कोई भी आदेश नहीं, कोई भी अपराध नहीं किया है, छोड़ो इसको, घर जाने दो। या फिर यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि उदाहरण 1 में निर्दिष्ट बालक को देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है कि साहब 17 में तो क्या था, CCL है या नहीं है, नहीं है, छोड़ दिया। 17 के 2 में लिख रखा है कि बच्चा कहीं CCP तो नहीं है, मतलब चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन, नहीं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है या नहीं है, संरक्षण की आवश्यकता है, तो वह बालक को समुचित निर्देशों के साथ में CWC को निर्दिष्ट कर देगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भेज देगा। तो बच्चे को बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया है, तो बोर्ड के पास से सबसे पहले क्या ऑप्शन है कि इसने बच्चे ने ऑफेंस नहीं किया, घर भेजो। बच्चा एक ऐसा है जो कि क्या है, CCP है, तो उसको घर भी नहीं भेजना, कहाँ भेजेंगे, CWC को भेज देंगे, कमेटी को। 17 खत्म हो गया। अब हमारे सेक्शन नंबर 18 पे, या तो कौन सा आदेश करेगा, 17 का, या आदेश करेगा 18 का। 18 क्या कह रहा है, विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में निर्देश। 17 के 1 हो गया, अपराध नहीं किया। 17 का नहीं, 18 का 1 क्या कह रहे हैं, यदि अपराध किया हुआ पाया जाता है तो जहां बोर्ड का जांच करने पर समाधान हो जाता है कि बालक ने आयु का विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या घोर अपराध किया है, मतलब या तो पेटी ऑफेंस है या सीरियस ऑफेंस किया है, या 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, तो इन तीनों स्थिति में पेटी ऑफेंस 18 साल से छोटा, सीरियस ऑफेंस 18 साल से छोटा, हीनियस ऑफेंस 16 साल से छोटा, या 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है और बोर्ड ने धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात मामले का निपटारा कर दिया है। अब एक बार ये कहानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साहब बोर्ड को लेकर आया, सामने लग रहा है कि साहब बच्चे ने वास्तव में ऑफेंस किया है। ऑफेंस कितने तरह के, इसमें पेटी, सीरियस और हीनियस। पेटी ऑफेंस 3 साल से छोटी उम्र के, नहीं, छोटी कारावास की सजा के, सीरियस 3 से ज्यादा मगर 7 से कम, तो 18 साल से छोटी उम्र का कोई भी बच्चा कर सकता है। जबकि हीनियस ऑफेंस के बारे में क्या लिखा है, 16 से कम और 18। यदि 16 से कम उम्र का बच्चा है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, चाइल्ड की तरह। यदि 16 से ज्यादा और 18 से कम का है तो उसके लिए 2 ऑप्शन है, क्या, या तो चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे या फिर एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। इस बात का आधार क्या है कि साहब अब बच्चों को ट्रीट करना है या कैसे ट्रीट करना है, इस बात का आधार है कि बोर्ड ये तय करेगा कि बच्चे ने आपराधिक आशय के साथ में अपराध किया है नहीं किया। बोर्ड को लगता है कि साहब क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, उसने जानबूझकर से हीनियस ऑफेंस नहीं किया, तो फिर उसकी ट्रायल कैसे होगी, इंक्वायरी कैसे होगी, चाइल्ड की तरह होगी। यही कह रहा है कि साहब 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है और तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात, अच्छा नहीं, वापस आ रहा हूं, 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है और बोर्ड ने धारा 15 के दिन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात मामले का निपटारा कर दिया। अब ये सेक्शन नंबर 15 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या हो रही है, एक बार अपन वापस पीछे चल रहे हैं। अभी अपन कौन सा सेक्शन से आए थे, आगे 14 से हम 17 पढ़ लिए, 18 पढ़ रहे हैं। 18 में कह रहे हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, जो किसमें बता रही है, सेक्शन नंबर 15 में। आ जाओ सेक्शन नंबर 15। बोर्ड के द्वारा जघन्य अपराधों के प्रारंभिक निर्धारण में, पहले मुझे ये बता दो कि साहब ये प्रारंभिक अपराधों के निर्धारण में बोर्ड क्या करेगी। जघन्य अपराध हुआ है, बच्चे की उम्र 16 साल से ज्यादा है, तो बोर्ड क्या करेगी, एक इंक्वायरी करेगी, तो पता चले कि बच्चे ने क्रिमिनल इंटेंशन से ऐसा काम नहीं किया, तो फिर वो बोर्ड खुद ही मामले को निपटाने लेगी। और मान लो उसने इस तरह का काम किया है, तो फिर बोर्ड क्या करेगी, उसको स्पेशल कोर्ट, चाइल्ड कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देगी, फिर उसकी ट्रायल वो जाने, उसका काम जाने। तो सेक्शन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ होगा, ये जो अभी अपन बोले, सेक्शन नंबर 15, किसी हीनियस ऑफेंस की दशा में जो अभिकथित रूप से किसी ऐसे बालक के द्वारा किया गया जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो 16 वर्ष से अधिक की आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और परिस्थितियां जिनमें अभिकथित रूप से उसने अपराध का किया था के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 की
उपधारा 3 के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित करेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि बोर्ड कौन कौन से 3 ग्राउंड्स पर इस बात को चेक करेगा कि साहब इस तरह का ऑफेंस किया गया है या नहीं किया गया है। तो 3 बातें कौन कौन सी है? मेंटल स्टेट, मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी, अपराध के परिणाम को समझने की योग्यता, है ना, एलिजिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट ऑफ दैट ऑफेंस, और तीसरा है सर्कमस्टांसेस। तो 3 चीजों को याद रखेंगे, परिस्थितियां, परिणाम और मानसिक और शारीरिक क्षमता। याद रखोगे, अंडरलाइन करो उन 3 चीजों को, मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणाम, योग्यता और परिस्थिति। अपराध के परिणामों को समझने की उसकी योग्यता कि साहब वो उसके रिजल्ट को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, और तीसरी उसकी परिस्थितियां। अपराध किया था के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 की उपधारा 3 के उपबंधों के अनुसार आदेश पालित कर सकेगा। क्या है 18 का 3? बालक को मतलब चिल्ड्रन कोर्ट को भेजेगा या नहीं, चिल्ड्रन कोर्ट को भेजेगा नहीं भेजेगा। एक बार 18 के 3 पढ़ के अपन वापस 15 पर आना है ना। ये रहा 18 का 3। हाँ, ये थोड़ा सा आपको ये घुमाएगा जरूर। 18 के 3 हम लोग सेक्शन नंबर 18 के बारे में शायद ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में निर्देश क्या है? भ्रष्टाचार पर छोड़ सकता है, सामूहिक परामर्श दे सकता है, सामुदायिक सेवा चला सकता है, जुर्माने का आदेश दे सकता है, श्रम लॉ का, लेबर लॉ की वो नहीं होना चाहिए। सदाचार के लिए 3 वर्ष के लिए भेजा जा सकता है। विशेष गृह में ठहरने की स्थापना, विद्यालय वगैरह, ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? जहां बोर्ड धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक को वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, वहां बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराध के विचारण की अधिकारिता वाले बालक न्यायालय को अंतरित करने का आदेश दे सकेगा। तो 15 के 1 में क्या लिखा है? 18 का 3 चीजें के आधार पर ग्राउंड पर क्या करेगा? मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध को समझने की अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता, और 3 परिस्थितियों, उसकी परिस्थितियों को काउंट करते हुए क्या करेगा? इसी तरह का आदेश देगा। परंतु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए स्पष्ट है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट एन ट्रायल। प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है, बल्कि उस बालक के अभिकथित अपराध के किए जाने और उसके परिणामों को समझने के सामर्थ्य को निर्धारित करना है। 2, जहां प्रारंभिक निर्धारण करने के बाद बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड के द्वारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड यथाशक्य सीआरपीसी के अधीन संबंध मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। सेक्शन नंबर 15 हीनियस ऑफेंस है और 16 साल से ज्यादा का बच्चा है। तो क्या हो गया साहब? संबंध मामले की तरह विचारण करेगा, परंतु बोर्ड का मामले का निपटारा करने का आदेश धारा 101 हो जाएगा, परंतु धारा के अधीन धारा 14 के अधीन विधि चौथी के भीतर पूरा किया जाएगा। ये तो है ही। अगर वो खुद ट्रायल कर रहा है तो सर, हाँ, यदि वो खुद ट्रायल करेगा तो कौन सी प्रोसीजर को फॉलो करेगा? संबंध मामले के विचारण की तरह। तो ये कैसी स्थिति में है? सेक्शन नंबर 15 हीनियस ऑफेंस की किए जाने की स्थिति में, और चाहे 18 साल से उम्र का कम का कितने का ही बच्चा हो, हीनियस ऑफेंस हुआ है तो संबंध ट्रायल नहीं। 18 से कम कितना भी हो, कितना भी मतलब कोई भी चाइल्ड हो, भले वो 12 साल का भी है तो संबंध मैटर की तरह होगा, या फिर 18 से 16 के बीच का बोल रहे हो? नहीं, चाहे वो 15 साल का है तो भी उसकी ट्रायल संबंध मामले की तरह होगी। ये क्यों कहना चाह रहा है कि यदि उसको लग रहा है कि हीनियस ऑफेंस है और उसके द्वारा ट्रायल करना जरूरी है, तब तो फिर उसको भेज देगा। अदरवाइज बाकी सभी मामले में, चाहे इन मैटर्स की जिनमें हीनियस ऑफेंस करना है और उसको खुद को लग रहा है कि 16 साल से ज्यादा है, उसमें भी ये करेगा। हीनियस ऑफेंस में ट्रायल संबंध मामले की तरह विचारण का होगा, चाहे 16 साल से ज्यादा है चाहे 16 साल से कम। तो हम 15 कौन सा सेक्शन पढ़ते हुए आए भाई? 14 नहीं 18 नहीं, 18 हाँ, हम सेक्शन नंबर 18 में पढ़ रहे थे 15 का। ये रहा सेक्शन नंबर 18 के 3 में 15 प्रारंभिक निर्धारण। सेक्शन नंबर 17 हुआ, 17 के बाद में 18 में क्या चल रहा है? अच्छा, हम सेक्शन नंबर 18 तक क्यों पहुंचे थे?
क्योंकि सेक्शन नंबर 14 ने हमें 14 डायरेक्ट किया था कि साहब सेक्शन नंबर 14 में या तो सेक्शन नंबर 17 का आदेश होगा या सेक्शन नंबर 18 का आदेश होगा। 18 का क्या आदेश है? विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए बालक के बारे में क्या क्या बात कर सकते हैं भाई? दो बातें हैं, या तो विधि का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है या विधि का उल्लंघन करता हुआ नहीं पाया जाता है। पाया जाता है तो फिर 18 के सभी आदेश, या फिर किसको भेजना है? कोर्ट ऑफ सेशन को भेजना है तो 15 के 1 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद में कोर्ट ऑफ सेशन को भेजेगा, फिर वो उसकी ट्रायल अलग होगी। समझ गए? तो सेक्शन नंबर 14 से सेक्शन नंबर 17 और 18 में आ गए। अब हम वापस सेक्शन नंबर 14 पे चल रहे हैं, जो हमें क्या कह रहा था? बोर्ड की इंक्वायरी, विधि के उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में इंक्वायरी। तो 14 के 1 में 17 और 18 हो चुका है। 15 भी हो गया। हाँ, 17 क्या कहता है? विधि का चाइल्ड उल्लंघन विधि का उल्लंघन नॉट नहीं न करते हुए पाया गया। 17 का नहीं, हाँ 17 का 2 क्या कह रहे हैं? वो चाइल्ड CCP यदि वो CCP है तो किसको आदेश कर देगा? समिति को। और यदि वो चाइल्ड वो करते हुए नहीं पाया गया तो छोड़ देगा। 18 क्या कह रहे हैं? विधि का उल्लंघन करते हुए पाया गया। पाया जाता है तो अंतिम रूप से क्या आदेश दे देगा कि साहब जाओ बर्दस्ता पे छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये कर दिया, ठीक है। पर इसमें एक कहानी और थी, क्या? यदि विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, बच्चे की उम्र 16 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है, ऑफेंस कौन सा है? हीनियस ऑफेंस है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, जो सेक्शन नंबर 15 में दी हुई है। और सेक्शन नंबर 15 में यदि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होकर के पता चलता है कि साहब इस तरह की बात है, तो फिर 18(3) के आदेश से किसको भेजेगा? 19 में चाइल्ड कोर्ट को। 18(3) में क्या करते हुए विशेष कोर्ट को भेज देगा। और यदि उसके हिसाब से लगता है उसको खुद को ट्रायल करना है, बालक न्यायालय की शक्ति। हाँ, और यदि उसको लगता है कि उसको खुद को ही ट्रायल करना है, तब फिर ऐसे हीनियस ऑफेंस में भी वो ट्रायल कौन से कर रहा है? समन ट्रायल कर रहा है। अब आगे साहब आगे, अब हम कौन से मामले की ट्रायल करेंगे? पेटी ऑफेंस की और सीरियस ऑफेंस की। आगे इस धारा के अधीन कोई जांच बोर्ड के समक्ष मामले को पहली बार पेश किए जाने की तारीख के 4 मास की अवधि के भीतर बोर्ड के द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखा है तो 2 महीने तक और बढ़ा दी जाएगी। तो ये हो जाएगा 4+2। तो क्वेश्चन आ गया कि बोर्ड के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने के बाद बोर्ड कितने समय के अंदर अंदर मामले को निपटाएगी? 4 महीने। और यदि उसको लगता है क्या साहब कुछ समय को और बढ़ाया जाना चाहिए, तो मामला निपटा रहे हैं या फिर सिर्फ जांच कंप्लीट हो रही है? मतलब जांच कंप्लीट हुई मतलब मामला निपट गया। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, अरे ये वो जांच चीज कहला के, इस बच्चे को गोली देनी ना है मेरे को। तो से कहानी निकल कर गई सेक्शन नंबर 17 से 18 नहीं 17 और 18 से गई 15 में, और 15 से हम लोग वापस 18 में जाकर 14 पर आ गए वापस, वो कहानी पूरी कर गए। इस धारा उसकी तो मैं एक स्ट्रक्चर बना दूंगा यहाँ पर, तो वो 1 मिनट में क्लियर हो जाएगी, कोई खास बात नहीं है। कितना समय ले रहे हैं साहब? इस धारा के अधीन कोई भी जांच बोर्ड के समक्ष मामले को पहली बार पेश किए जाने की तारीख के 4 महीने के अवधि के भीतर कर ली जाएगी। और इसी जांच को यही ट्रायल के नाम दे रहे हैं, अलग से विचारण का नाम नहीं है। प्रक्रिया समरी ट्रायल वाली है ना। तो इस जांच को कर रहे हैं और 4 मास तक, और भी यदि उसको समय चाहिए तो 2 महीने का और बढ़ाया जा सकता है। ये जो समय वाली बात है वो सीआरपीसी में भी आई थी अपने कुछ 1-2 आदेशों में। सेक्शन नंबर 106 वाले वो जो थे जिसमें वो दे रहे थे ऑर्डर, 144A 144A, और एक जो डीएम भी दे रहा है 7 दिन की कस्टडी वाला, उसमें भी था। वो कौन सा आदेश था? 167 में ऐसा वो कस्टडी वाला था। डेथ वगैरह सुसाइड वगैरह कर लेता है तो उसको लाके अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सर वुमेन्स के अगेंस्ट को चार्ज किया गया है तो 2 मास में बच्चे उसका नहीं, सब वो कुछ तो है। मैं कस्टडी वाला बता रही हूँ। 144 और 144A में हम लोग कितनी दे सकते हैं? उसमें है एक तो 2+, एक तो 2+1 है और एक 3+1 है, शायद ऐसा कुछ है। देख लेना, सवाल आया था। टोटल 6 महीने यार, एक साल में तो में डीएम ही दे सकता है। वो केवल और केवल डीएम है। 6 7 महीने का होता है। 6+3 है क्या? मुझे नहीं। चलो हो गया। 14 का 2 हो गया, 14 का 3। बोर्ड के द्वारा धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। 2 में क्या लिखा है? बोर्ड यदि कोई जांच कर रहा है तो 4 महीने के भीतर
और बोर्ड यदि कोई इस तरह की जांच कर रहा है जिसमें उसे ये पता करना है कि साहब ट्रायल हीनियस ऑफेंस की है और हीनियस ऑफेंस में किसको भेजना है या फिर उसको खुद को करना है, वो वाला मामला प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के मतलब प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी है वो कितने समय के भीतर की जाएगी? 3 महीने के अंदर अंदर। 4, यदि बोर्ड के द्वारा छोटे अपराध के लिए उपधारा 2 के अधीन जांच विस्तारित अवधि के पश्चात भी अनिर्णायक रहती है तो कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। क्या कहा इसने? अभी भी जो अपन ने सबसेक्शन नंबर 2 में देखा कि साहब कार्यवाही 4 महीने में खत्म करेंगे, विशेष परिस्थितियों में 2 महीने तक और बढ़ा देंगे, उसके बाद में भी यदि खत्म हो जाती है, नहीं कार्यवाही पूरी नहीं होती है तो खत्म करो साहब, टाबरा के ऊपर इतना अत्याचार और घोर जुल्म नहीं होना चाहिए। पर प्रोवाइसो क्या लिखा है? यदि सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस के लिए यदि बोर्ड जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो यथा स्थिति सीजेएम या चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा। क्या मतलब हुआ है? पेटी ऑफेंसेज में तो मामला खत्म, और यदि ऑफेंस कौन सा है? सीरियस और हीनियस ऑफेंस है, और इंक्वायरी कितने समय में पूरी नहीं हुई है? 4+2 में, और उसके बाद में भी अच्छा एक तो क्या हो गया, नॉर्मल बात तो ये कह रहे हैं कि साहब मामला भी खत्म हो जाएगा, मगर ये कह रहा है उसके बाद में भी उसे इंक्वायरी चालू रखनी है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? या सीजीएम की या चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की। 5 बोर्ड निजी और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा। क्या क्या उपाय करेगा साहब? यह वही कहानी है जो कहानी अपन ने सेशन नंबर 33 में कोर्ट ऑफ सेशन स्पेशल कोर्ट का देखा था ना, पोक्सो का, कि साहब क्या क्या काम करता है? फैमिलियर एनवायरनमेंट बना के रखेगा, बार बार नहीं बुलाया जाएगा, इसी तरह की बातें बोर्ड ध्यान रखेगा। नंबर 1, जांच प्रारंभ करते समय बोर्ड अपना समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से पुलिस के द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत वकील या परिवीक्षा अधिकारी भी है कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया जा रहा, मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, और यह ऐसे दुर्व्यवहार के मामले में सुधारात्मक उपाय करेगा। यदि मिसकंडक्ट होता है तो रिफॉर्मेटिव प्रोसीजर को फॉलो करवाने की बात कहेगा। कार्यवाही यथासंभव साधारण रीति से की जाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि ऐसे बालक को उसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की गई है, कार्यवाही के दौरान बाल हितैषी वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। पहला तो क्या हो गया है, मिसकंडक्ट नहीं हुआ उसके साथ। दूसरा, चाइल्ड वेलफेयर एनवायरमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा उसके लिए। तीसरा, बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बालक को जांच में सुनवाई का और भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा कि साहब जिसमें कि ये बच्चा सुन सके, अपनी तरफ की बात कह सके, और यदि वो अपने आप को डिफेंस में करवाना चाह रहे तो सारी की सारी बातें सुन सकेगा। छोटे अपराधों वाले मामले का निपटारा बोर्ड के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के द्वारा संक्षिप्त कार्यवाहियों के माध्यम से किया जाएगा। यदि पेटी ऑफेंसेज है तो समरी ट्रायल। बोर्ड के द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संबंध मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसरण में करता जाएगा। तो फर्स्ट जो है पेटी ऑफेंसेज कौन से मामलों की तरह है? समरी ट्रायल। सीरियस और हीनियस ऑफेंस कौन से मामलों की ट्रायल की तरह है? संबंध मामलों की ट्रायल की तरह। जघन्य अपराधों की जांच के बारे में क्या है? अपराध किए जाने की तारीख को 16 वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में बोर्ड के द्वारा अणय में लिखित निपटाई जाएगी। हीनियस ऑफेंस है तो बोर्ड खुद ही करेगा, और अपराध किए जाने की तारीख को 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक के संबंध में धारा 15 के अधीन विहित रीति से किया जाएगा। क्लियर? सेक्शन 12 क्या था? जमानत। सेक्शन 13 क्या था? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसको? उसके पेरेंट्स को और प्रोबेशन ऑफिसर या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को। वो क्या करेगा? एक रिपोर्ट बनाकर लेकर आया है, बोर्ड के सामने मौजूद हो गया। बोर्ड सबसे पहले क्या देखेगा कि साहब मान लो बच्चे ने ऑफेंस किया है या नहीं किया। यदि उसे लगता है कि बच्चे ने ऑफेंस नहीं किया तो सेक्शन नंबर 17 एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 17 के 2 सब पार्ट निकल रहे हैं। नंबर 1 बार कि साहब उसने ऑफेंस नहीं किया तो जाओ घर जाओ। नंबर 2 बार कि साहब उसने ऑफेंस नहीं किया मगर ये बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो कि सीसीपी है, मतलब जिसको की प्रोटेक्शन और संरक्षण की जरूरत है,
तो फिर 17 के 2 में बोर्ड ये आदेश देगा CWC को कि साहब इसका ध्यान रखो, बच्चा है थोड़ा सा। तो बोर्ड इस किस बात को तय कर रहा है कि साहब बच्चे ने ऑफेंस तो नहीं किया है, हो गया 17 खत्म। यदि बोर्ड को लगता है ऑफेंस किया है तो सेक्शन नंबर 18 एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, ऑफेंस किया है। अब बच्चा किन किन उम्र को और किन किन बातों को ध्यान में रख रहा है, इस बात को चेक करेगा। बच्चा क्या है, वास्तव में बच्चा है या नहीं है। और यदि बच्चे ने पैटी और सीरियस ऑफेंस किया है तो 18 से कार्यवाही निकलते हुए कहां चली गई, सेक्शन नंबर 14 में। यदि वो बच्चा 16 साल से ज्यादा का है मगर 18 साल से कम है और उसने हीनियस ऑफेंस किया है तो कहानी 18 से निकल के कहां चली गई, 15 में। यदि वो उसको लगता है कि साहब वो खुद ट्रायल करेगा तब फिर 15 से वापस कहानी कहां चली गई है, 18 में। और 18 में ये क्या क्या आदेश दे सकता है, एबमोनिशन का आदेश दे सकता है, प्रोबेशन का आदेश दे सकता है, स्कूल जाने का कह सकता है। ये सारी की सारी कहानियां ये कैसी स्थिति में था कि साहब जब उसने वो खुद कर रहा है। फिर बाद में क्या लिखा, हीनियस ऑफेंस के अलावा यदि कोई सीरियस ऑफेंस और पेटी ऑफेंस कर रहा है तो पेटी ऑफेंस की स्थिति में ट्रायल कौन सी करेगा, सेक्शन नंबर 14 में बताया हुआ है समरी ट्रायल। और यदि सीरियस ऑफेंसेज है तो उसमें ट्रायल कौन सी कर रहे हैं, समन ट्रायल कर रहे हैं। बोर्ड के द्वारा जो इंक्वायरी की जा रही है वो इंक्वायरी कितने समय में पूरी की जाएगी, 4 महीने में। 4 महीने में, 4 महीने से ज्यादा कितने समय तक और एक्सटेंड की जा सकती है, 2 महीने तक और लेखबद्ध कारणों के साथ। यदि इस समय में कोई इसने इंक्वायरी पूरी नहीं की है तो मामला हाँ सभी के सभी ऑफेंसेज में यदि 6 महीने में खत्म नहीं होता मामला खत्म। पर यदि सीरियस और हीनियस ऑफेंस है और बोर्ड चाहता है कि साहब नहीं हम इसमें और कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो फिर बोर्ड किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, CGM या CMM की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद में आगे उसकी कार्रवाई रखी जा सकती। तो 14, 15, अभी अपन 16 को पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद 17, 18 हो गया। बालक न्यायालय की शक्तियां, सेक्शन नंबर 16 जो बीच में की घुसा हुआ, इसका तो यहाँ पर कोई सेंस तो नहीं है पर अपन उसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, जांच के लंबित होने का पुनर्विलोकन। कोई मैटर है जो कि बोर्ड के सामने पड़ा हुआ है और बोर्ड है जो कि अपना काम करती नहीं है, साहब मैटर नहीं मैटर पेंडिंग पड़े, तो बोर्ड कोई राजा तो हो नहीं गई। बोर्ड को किसी न किसी के समक्ष तो जवाबदेहिता, रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे नहीं, पैदा करनी पड़ेगी। तो बोर्ड को किसको जवाब दिया जाएगा, मतलब बोर्ड के द्वारा, या फिर बोर्ड को कौन क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहब आपके साथ 1 साल में या फिर 1 महीने में कितनी ट्रायल आई, आपने कितनी इंक्वायरी की, कौन करेगा, या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्या कह रहा है 17, जांच के लंबित होने का पुनर्विलोकन। कौन सी जांच, जो बोर्ड के समक्ष है। पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है, रिव्यू करना। कौन करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट CJMM, चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। प्रत्येक 3 मास में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा। मतलब हर 3 महीने में एक बार, मतलब 1 साल में कितनी बार हो गई, 4 बार करेगा। और अपनी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश भी दे सकते हैं, ठीक है, कि साहब आप और भी ज्यादा आपकी बैठकों को बढ़ाओ। किसको आदेश दे देगा, बोर्ड को। बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, ऐसे लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और उसके कारणों को एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा प्रत्येक 6 माह में पुनर्विलोकन किया जाएगा, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष, जो उसका अध्यक्ष होगा, गृह सचिव, राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सचिव और अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्दिष्ट स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि से मिलकर गठित होगा। पहले तो क्या कहा कि पुनर्विलोकन किसके द्वारा किया जाएगा, CJM या CJMM के द्वारा। कितने टाइम के अंदर, प्रत्येक 3 महीने में एक बार। दूसरी बात लिखी है कि हर साल में, मतलब हर 6 महीने में एक बार इसके समक्ष जितनी भी पेंडिंग कार्यवाही है वो किसको पेश की जाएगी, एक कमेटी को पेश की जाएगी। उस कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं, एक तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यपालक अध्यक्ष हैं जो उस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे, और कौन है, गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, और कौन है, राज्य ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन में, इस अधिनियम के क्रियान्वयन में जिम्मेदार सचिव और अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्दिष्ट स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन का कोई व्यक्ति। एक बोर्ड है
जिस बोर्ड में कौन कौन है, एक तो अध्यक्ष साहब है, एक गृह सचिव है और एक ऐसा आदमी है जो इन दोनों की रिकमेंडेशन पर किसी आदमी को बनाए हुए। इन 3 आदमियों की समिति के सामने हर 6 महीने से बोर्ड के काम को पेश किया जाएगा। तो बोर्ड कितने कामों, कितनी ऑथोरिटी के प्रति लायबल है? 2 ऑथोरिटी। एक कौन है? या तो सीजेएम या सीजेएमएम, और दूसरी ये समिति है जिस समिति का निर्माण किससे हुआ है? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो अध्यक्ष है उससे होम सेक्रेटरी प्लस इन दोनों के आदमियों के नाम निर्देशन से बने हुए आदमी है। तो सीजेएम साहब के सामने कितने समय में पेश करना पड़ेगा? 3 महीने के, और इस समिति के सामने कितने महीने में पेश करना पड़ेगा? 6 महीने। साल में 2 बार। बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर ऐसे लंबित रहने की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त की जाए, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट जब कभी भी अपेक्षित हो किसी भी बालक के सर्वोत्तम हित में सभी वर्णधारियों से जिसके अंतर्गत बोर्ड और समिति भी कोई भी जानकारी मांग सकता है। जिला मजिस्ट्रेट में कौन कौन शामिल है? अपर जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी शामिल है। तो ये एक सेक्शन नंबर 16 बीच में अलग से सेक्शन था जो कि रिव्यू करना था, बाकी सारे सेक्शन इंटरलिंक थे। सेक्शन 14 से हम लोग 17 और सेक्शन नंबर 18 पढ़ चुके हैं। सर ये बोर्ड की कार्यवाही मतलब बोर्ड की जो बैठक होगी उसी के टाइम इसकी जांच चलेगी। अगर उसकी बैठक नहीं है तो कोई इसमें लिखा हुआ नहीं है। भाई क्या लिखा हुआ है कि सिंगल पर्सन भी कर सकता है। 4 पॉइंट वैसे हैं। अगर इसमें देखा जाए तो बोल रखा है ना, कोई भी कार्यवाही इस कारण नहीं हो, मतलब आदेश देखो कोई भी आदेश तो मेजोरिटी से होगा, हाँ, ठीक है। लास्ट वो तो फाइनल होगा। जब बीच में कोई इंटरिम तो सिंगल पर्सन के सामने भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बोर्ड कितनी कार्यवाही है, मतलब कितनी दिन तक काम करेगा? 1 महीने में शायद 1 महीने में 20 दिन की उपस्थिति होना जरूरी है। अभी अपन इसको कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। बोर्ड को कम से कम 20 दिन तो करना है। ऐसा थोड़ी बोर्ड हमेशा बैठ ही रहेगा। नहीं, कम से कम बोर्ड की प्रोसीडिंग होती वैसे थोड़ी होता होगा। बोर्ड का ऑफिस तो हमेशा ही खुलेगा। मिनिमम 20 तो लेनी है। अभी अपन कहीं ना कहीं पढ़ेंगे 1 महीने में 20 जैसे इसमें दे रखा है ना बैठक, तो ये बैठक कौन सी वाली है जो है ना ये इसके मामले देख रही है वो बैठक है या इनकी पर्सनल बैठक है? नहीं, बोर्ड के साथ में मामला देख रही है वो बैठक। अरे मतलब कि वो जैसे वो उनके प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए मतलब कोई भी ऐसे कार्य चलेगा वो तो किसी वो जो कोर्ट चल रहा है वही है। चार्ज दे रखा होता ना सर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हालांकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो पूरा फ्री रखता है। चार्ज का मतलब ये वही होता है, हालांकि होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, पर जज बोर्ड का भी जो अध्यक्ष होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर वो आदमी की केवल यही देखेगा। एक होता है मोबाइल मजिस्ट्रेट भी होता है, एक होता है एनआई मजिस्ट्रेट भी होता है। मोबाइल मजिस्ट्रेट क्या होता है? एक कार है, मतलब एक बस है जो घूमती रहती है गाँव में, और उनमें जो जज साहब जाते हैं वो मोबाइल मतलब इधर उधर मूव करते रहते हैं, और वो गाँव और ढाणियों में जाकर कहते हैं कि साहब आपके आसपास कोई महिला के साथ में कोई अत्याचार हो रहा है या फिर कोई जमीन वगैरह के बारे में हो रहा है, तो तुम दोनों जने आओ हमारे सामने, हम आपको यही न्याय दे देते हैं। तो उसको मोबाइल मजिस्ट्रेट कहते हैं। चले आगे, क्या चल रहा था? सेक्शन नंबर 19 हो रहा है। टाइम क्या हुआ है?